नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस होंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के होंगे। इसमें हम लोग के 40 क्वेश्चन जो हैं वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से हैं और अगले 30 क्वेश्चन जो होंगे वो मेटलर्जी से होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें कहा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। तो आपको पता होगा, अगर मेटल्स को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उनके पास एक शाइनिंग सरफेस होता है, मतलब एक ऐसा सरफेस होता है जो शाइन करता है। ठीक है, अब बोला गया है कि इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। तो इसको मेटालिक लस्टर कहते हैं, मतलब चमक होती है मेटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है मेटल्स आर जनरली डैश इन नेचर। तो मेटल का नेचर कैसा होता है, तो मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो आपको पता होगा कि मेटल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि मेटल को थिन शीट्स में बीट किया जा सकता है। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को कहा किया जाता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। ठीक है, और अगर बात करी जाए डक्टिलिटी क्या होता है, तो डक्टिलिटी का मतलब होता है व्हेन दे आर कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। अगर हम लोग मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को बोला जाएगा दैट मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, और वी कैन से दे पोजेस डक्टिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मोस्ट मलिएबल मेटल्स आर। तो ज्यादातर मेलिएबल मेटल्स कौन से हैं, या मैक्सिमम जो मेलिएबिलिटी होती है वो किन मेटल्स में होती है, मेनली क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा मेलिएबल अगर आप देखेंगे तो गोल्ड होता है और सिल्वर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। देखिए, थिन वायर्स की बात करी गई है और इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है इन डैश इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे ज्यादा जो डक्टाइल मेटल होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है गोल्ड। मतलब गोल्ड ऐसा मेटल है जिसको सबसे ज्यादा, सबसे आसानी से हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट या मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा होगा, दैट विल बी गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ डैश दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि मेटल्स को हम लोग रीशेप कर सकते हैं, उनका शेप चेंज कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को मतलब किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, किस वजह से इसको कर सकते हैं, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो मेलिएबल भी होते हैं और मेटल डक्टाइल भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। दोनों की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल को रीशेप कर सकते हैं, मेटल को अलग अलग शेप प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है डैश आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो जो मेटल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, और साथ ही साथ उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, हाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मेटल की ये प्रॉपर्टी बताई गई है। नॉन मेटल इसी का अपोजिट हो जाएगा। मेटल, नॉन मेटल्स की जो कंडक्टर्स होते हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स, दे आर पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर जो होते हैं नॉन मेटल्स वो लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं, और कुछ सॉलिड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर मेटलॉइड्स की बात करी जाए तो मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, मतलब जिनके पास मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है। और एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा गया है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड डैश। तो हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन होता है सिल्वर के अलावा, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है गोल्ड, कॉपर, टंगस्टन और मरकरी। देखिए यहाँ पे मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये समझना है, अभी हम मरकरी के बारे में आपको बताएंगे क्या चीज आपको याद रखनी है, लेकिन पहले आप ये समझिए कि हीट के जो बेस्ट कंडक्टर होते हैं वो सिल्वर के अलावा कौन होता है, सिल्वर के अलावा होता है कॉपर। तो कॉपर एंड सिल्वर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मरकरी एक ऐसा मेटल है, ठीक है, मरकरी क्या है, मरकरी एक मेटल है, लेकिन एक ऐसा मेटल है जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे सारे मेटल्स किस फॉर्म में होते हैं, सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। गोल्ड आपको पता है बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। टंगस्टन आपको पता होगा जो फिलामेंट होता है बल्ब का, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो किस चीज का बनाया जाता है, दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है लेड एंड डैश आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो पुअर कंडक्टर्स हीट के कौन कौन है, तो लेड के साथ मरकरी। तो मरकरी अभी हमने आपको बताया था एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि एक ऐसा मेटल है जो कैसा है, पुअर कंडक्टर है, किसका, हीट का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। देखिए आपको पता होगा कि जो मेटल होते हैं वो एक हार्ड सरफेस पे अगर उनको स्ट्राइक किया जाए तो वो क्या करते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऐसे मेटल्स को या ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरस। ठीक है, तो इनको सोनोरस कहते हैं। सोनोरस का मतलब यही होता है कि अगर मेटल को हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक किया जाएगा तो उनमें से एक आवाज मतलब एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड सोनोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट डैश विच इज अ लिक्विड। तो देखिए जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे और गैस फॉर्म में होंगे। लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। और कुछ में एग्जांपल आपको दिया गया है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो लिक्विड फॉर्म में जो नॉन मेटल एग्जिस्ट करता है उसका नाम है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। और बाकी सबके सब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या तो फिर वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें कहा गया है ऑल मेटल्स एक्सेप्ट डैश एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो देखिए सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनका नेचर कैसा होता है, सॉलिड नेचर होता है। लेकिन एक ऐसा आपको नॉन मेटल मिलेगा फिलहाल जो किस नेचर का आपको होता है, जो आपको लिक्विड नेचर का मिलेगा। और वो कौन सा है, वो मरकरी है, जिसको अभी हम लोग ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो मेटल के पास आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, बट डैश हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो गैलियम और सीजियम की अगर बात करी जाए तो गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल्स हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिसपे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच वी कैन कन्वर्ट सॉलिड स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो गैलियम और सीजियम दोनों ही ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज। तो आयोडीन आपको पता है, आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आयोडीन में चमक होती है, और चमक किस में होती है, सिर्फ मेटल्स में होती है। लेकिन आयोडीन में भी चमक है, हालांकि आयोडीन क्या था, नॉन मेटल था। तो आयोडीन के पास क्या है, लश्चर है, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं आयोडीन इज लश्चरस इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। आपको बताना है इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो आपको पता होगा कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,4 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, इसका मतलब इट इज नॉट अ मेटल, ये एक नॉन मेटल के केस में आएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए ये अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और उस फॉर्म को क्या कहते हैं, दैट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं, तो पहला ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट में बोला गया है डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। डायमंड भी एक एलोट्रोप है, ग्रेफाइट भी एक एलोट्रोप है, और बक मिनिस्टर फुलरीन भी एक एलोट्रोप होता है, किसका, कार्बन का। तो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि ग्रेफाइट, डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। बिल्कुल सही है, जो डायमंड होता है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, और उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ये ऑप्शन भी क्या सही दिया है, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे पुअर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट को हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में यूज करते हैं, और वो इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ग्रेफाइट कैसा होता है, एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, दोनों का ही गुड कंडक्टर होता है। तो ये पुअर कंडक्टर यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ, दे हैव। अब देखिए आपको बताना है, आपको पता होगा ज्यादातर मेटल्स ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको नाइफ से भी हम लोग कट कर सकते हैं। ठीक है, और उनकी जो डेंसिटी होती है, जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, वो भी कम होती है। और ऐसे कौन से मेटल होते हैं, ऐसे वो मेटल हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और उन मेटल्स को हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल्स। तो आपको पता होगा, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 में जो मेटल्स पाए जाएंगे वो सब किस में होते हैं, दे ऑल कम्स अंडर एल्कली मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस डैश ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, एमबी।
Mb का मतलब होता है कि मेटल ऑक्साइड जो भी होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो मेटल ऑक्साइड्स का नेचर अगर बेसिक है तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं, ठीक है, वो कैसे होंगे, वो एसिडिक हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होगी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्साइड जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो CO2 बनाएगा। तो CO2 का नेचर क्या हो जाएगा, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और जितने भी मेटालिक ऑक्साइड आपको मिलेंगे वो कैसे होंगे, दे विल बी बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। अब देखिए मेटल ऑक्साइड्स की बात करी गई है, हमने आपको बताया था Mb। मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, तो मेटल ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है। और अगर नेचर बेसिक है इसका मतलब उनका pH क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसेस का जो pH होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन 7। और एसिड का pH क्या होता है, एसिड्स का pH होता है ग्रेटर देन 7। ठीक है, नहीं बेसिक का जो होता है वो ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लगेगा, बेसिक का जो pH है वो ग्रेटर देन 7 मतलब 8, 9, 10 इस तरीके के अगर pH है इसका मतलब वो बेसिक नेचर का है। ठीक है, और अगर एसिडिक नेचर का है इसका मतलब उसका pH लेस देन 7 हो जाएगा, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अगर आपके पास pH है इसका मतलब वो एसिडिक नेचर का है। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स हैं तो मेटल ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है, और अगर बेसिक नेचर है इसका मतलब इनका pH जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 से पहले हम लोग थोड़ी सी रिएक्शन भी देख लेते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई और क्या फॉर्म हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है और क्या फॉर्म हो रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। एल्युमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए इस चीज को अगर देखा जाए कि यहां पर जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, ये मेटालिक ऑक्साइड है तो ये कैसा नेचर का होगा, इसका नेचर हो जाएगा बेसिक। यहां पे देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये भी एक मेटालिक ऑक्साइड है तो इसका भी नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। दोनों बेसिक ऑक्साइड्स हैं, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला गया है सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एसेट्रा शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, ये भी सही है। आपको याद रखना है कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जिनका नेचर क्या होता है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, और उनको कहते क्या है, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की केस में हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट में बोला गया है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो ये ऑप्शन गलत है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक नहीं होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जिनके पास एसिड प्रॉपर्टी भी होती है और बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब जो एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर दोनों तरीके के बिहेवियर शो करते हैं। और उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल में आ जाएगा जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसमें ऑप्शन जो गलत है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उससे पहले हम लोग यहां पे देख लेते हैं, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि हाउ कैन यू शो दैट Al2O3 इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपको करना क्या है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास एसिड की भी प्रॉपर्टी है और इसके पास बेस की भी प्रॉपर्टी है। तो अगर समझिए, अगर Al2O3 के पास बेस की प्रॉपर्टी है, मान लीजिए Al2O3 के पास बेस की प्रॉपर्टी है, तो इसकी रिएक्शन किससे कर दीजिए, बेस की रिएक्शन अगर एसिड से करी जाए तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो देखिए ये अगर बेस था तो इसकी रिएक्शन एसिड से करी गई तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है, इसका मतलब सही है। और अगर मान लीजिए इसके पास एसिडिक प्रॉपर्टी है तो इसकी रिएक्शन किससे कर दीजिए, बेस से कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसकी अगर एसिडिक माना जाए तो इसकी रिएक्शन जब बेस से करी गई है तो क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों रिएक्शंस प्रूव कर देंगी दैट Al2O3 का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वो नेचर होता है एम्फोटेरिक, मतलब इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस। और इसको हम लोग NaAlO2 को याद रखिएगा सोडियम एल्यूमिनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया है मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म। आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, इनसॉल्यूबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, तो ये फॉर्म करते हैं एल्कली। एल्कली का मतलब क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेसेस। ऐसे बेसेस जो वाटर में घुल जाएं, वाटर में सोल्यूबल हो जाएं, उनको एल्कली कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझ लीजिए Na2O है, मतलब सोडियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन वाटर से करी गई तो क्या बन रहा है, NaOH बन रहा है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। इसी तरीके से पोटेशियम ऑक्साइड है,
पोटेशियम ऑक्साइड की रिएक्शन करी गई वाटर से, तो क्या बन रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। और दोनों कैसे हो जाएंगे, दोनों के दोनों ही एक तरीके से एल्कली हैं, मतलब ये भी एल्कली है और ये भी एल्कली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली, ठीक है, दैट दे कैचेस फायर इवन इफ केप्ट इन दी ओपन। तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम और सोडियम इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर इनको एयर में रख दिया जाए, नॉर्मल एयर में रख दिया जाए, तो ये तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं और इनमें आग लग जाती है, तुरंत बर्न हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में बोला गया है टू प्रोटेक्ट दीज मेटल्स, मतलब पोटेशियम और सोडियम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और एक्सीडेंटल फायर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। तो ये भी जो ऑप्शन है वो सही है। अब क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि क्यों केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, तो केरोसिन ऑयल में जब हम लोग इसको स्टोर कर देंगे पोटेशियम और सोडियम को, तो ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पाएगी इससे, ठीक है, और ऑक्सीजन की जब प्रेजेंस नहीं होगी तो बर्निंग नहीं हो सकती है, कंबशन नहीं हो सकता है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको एक असर्शन दिया रहेगा और एक रीजन दिया रहेगा। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे कि बताइए असर्शन सही है कि रीजन सही है कि दोनों ही गलत हैं या दोनों ही सही है, और उसका सही स्टेटमेंट भी है। या आपको ऐसे दिया जा सकता है कि असर्शन रीजन दोनों सही हैं बट रीजन इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर असर्शन। ऐसे करके आपको ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल यहां देख लेते हैं। इसमें बोला गया है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करी जाए, द सरफेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स। तो बिल्कुल सही है। देखिए, मैग्नीशियम को अगर देखा जाए, एल्युमिनियम को देखा जाए, जिंक, लेड को देखा जाए, तो इनके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है ऑक्साइड की, और कैसी कवरिंग होती है, बहुत ही थिन कवरिंग होती है। ठीक है, तो असर्शन तो सही है। रीजन में क्या बोला गया है, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। और देखिए, यही जो कवरिंग आ रही है इनके ऊपर, वही क्या करेगी, मतलब फर्दर उसको कोरोजन या फर्दर उसको ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी, जिससे वो मेटल क्या रहेगा, प्रिवेंट रहेगा। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन क्या है इसके, सही हैं। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन पार्ट 1 में बोला गया है आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन फ्लेम ऑफ बर्नर। तो बिल्कुल सही है। देखिए, आयरन का अगर कोई पीस ले लें हम लोग तो वो बर्न नहीं होगा, लेकिन अगर उसकी फिलिंग्स ले लें, आयरन की छोटी छोटी सी फिलिंग्स ले लें, तो वो क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है, अगर उसको स्प्रिंकल किया जाए। ठीक है, बर्नर के फ्लेम में अगर स्प्रिंकल किया जाए तो वो बर्न हो जाएगी, कौन, आयरन की फिलिंग्स। सेकेंड पार्ट में बोला गया है कॉपर डज नॉट बर्न बट दी हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड लेयर। बिल्कुल सही है। ठीक है, बर्निंग कॉपर की भी नहीं होती है, लेकिन कॉपर अगर ऑक्सीजन के पास जाएगा, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन होगी, तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, और कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। थर्ड में बोला गया है सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। तो ये भी सही है। सिल्वर और गोल्ड इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि ये कभी रिएक्ट नहीं करते हैं, चाहे कितना भी टेम्परेचर हो जाए। और फोर्थ में बोला गया है सिल्वर एंड गोल्ड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। आपको बताना है इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन दिया गया है एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्युमिनियम। ये बहुत आपको याद रखना है कि एल्युमिनियम की थिक लेयर जब फॉर्म होती है, ठीक है, तो क्या उसको एनोडाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन देख लेते हैं, एल्युमिनियम डेवलप्स अ थिक ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। ठीक है, अब देखिए, अगर एयर से एल्युमिनियम को अगर एयर से एक्सपोज कर दें तो क्या थिक लेयर फॉर्म होगी, तो यही गलत है। यहां पे देखिए, थिक लेयर फॉर्म नहीं होती है, एनोडाइजिंग में थिक लेयर फॉर्म होती है, लेकिन अगर हम लोग उसको एयर में एक्सपोज कर रहे हैं तो उसमें जो लेयर फॉर्म होगी वो थिक नहीं होगी, वो कैसी हो जाएगी, द लेयर विल बी थिन, पतली लेयर फॉर्म होती है। तो यही जो ऑप्शन बी ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग। हालांकि सी ऑप्शन भी देख लें, दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। ये आगे कोरोजन नहीं होने देगा, ये जो लेयर फॉर्म हुई है। और डी ऑप्शन में कहा गया है द रेजिस्टेंस कैन बी इंप्रूव्ड बाय फर्दर मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। ये भी सही है, जिसको एनोडाइजिंग हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन सही है। इसमें गलत ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। देखिए इनकरेक्ट वन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि इनमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत सारे वन वर्ड क्वेश्चन इसी से आपको मिल जाएंगे। इसमें कहा गया है मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में कहा गया है मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। तो देखिए ऐसे मेटल ऑक्साइड, देखिए यहां पे क्या हुआ था, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। मेटल की रिएक्शन जब वाटर से हुई तो क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड का और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ। सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में मेटल ऑक्साइड जो है, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो वाटर में सोल्यूबल थे, वाटर में जो डिसॉल्व हो सकते थे, वो क्या फॉर्म कर जाएंगे, वो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और थर्ड में बोला गया है ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो सारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अभी हम लोग ने एग्जांपल देखा था, जैसे गोल्ड था, जैसे सिल्वर था, तो वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। और डी ऑप्शन जो दिया गया उसमें बोला गया है मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो आपको ये चीज समझनी है कि मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। लेकिन उससे पहले यहां पे आप लोग एक चीज देख सकते हैं, यहां पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, स्टीम कैसे मेटल से रिएक्ट करती है। तो देखिए क्या किया गया है, यहां पे एक बर्नर लिया गया है और यहां पे आप लोग देख सकते हैं वुल ली गई है, मतलब ऊन लिया गया है और ऊन को थोड़ा सा गीला करके रखा गया है। तो जब इसको हीट करते हैं, जब इस टेस्ट ट्यूब को जब हीट कर रहे हैं तो वाटर यहां से निकलेगा और स्टीम के फॉर्म में निकलेगा। और यहां पे देखिए इस जगह पे एक मेटल का सैंपल लगाया गया है। तो ये स्टीम जाती है और इस मेटल से रिएक्ट करती है और जब मेटल स्टीम से रिएक्ट करेगी तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा, एक गैस निकलती है और वो गैस क्या होती है, वो गैस इस फनल से, इस ट्यूब से पास होकर फिर कहां भेजी जा रही है, वाटर में भेजी जा रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो ऊपर जाएगी और फिर यहां पे उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो गैस होगी दैट विल बी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये जो बबल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं किसके बबल्स हैं, ये हाइड्रोजन के बबल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। एक और क्वेश्चन आइडेंटिफाई वाला, मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। तो 27 का ए पार्ट तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बी पार्ट देख लेते हैं, इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि सोडियम और पोटेशियम जो हैं ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगी कि अगर हाइड्रोजन गैस भी निकलती है तो वो भी तुरंत बर्न हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर। अगर कैल्शियम की रिएक्शन वाटर से होगी तो वो कम वायलेंट होती है क्योंकि कम रिएक्टिव है कैल्शियम। द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। अब देखिए जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं होती है कि हाइड्रोजन जो गैस निकल रही थी रिएक्शन के दौरान वो जल सके, तो वो नहीं जलती है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें सारे ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले बात समझ लीजिए कि मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, हालांकि वो हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ एक बात आपको और याद रखनी है कि मैग्नीशियम जो होता है वो फ्लोट करने लग जाता है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम जो मेटल था उसके अराउंड छोटे छोटे से बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, मतलब बबल्स उस पर आके अटैच हो जाते हैं और वो बबल्स क्या कर देते हैं, इसकी डेंसिटी को कम कर देते हैं, जिससे क्या करता है, फ्लोट करने लग जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करी जा रही है एल्युमिनियम की, आयरन की, जिंक की, ये रिएक्ट नहीं करेंगे किससे, हॉट वाटर से या कोल्ड वाटर से, लेकिन ये स्टीम से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और जब स्टीम से रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें कहा गया है कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि कैल्शियम फ्लोट कर रहा है, और क्यों फ्लोट कर रहा है, क्योंकि जो कैल्शियम था, जो कैल्शियम की जब रिएक्शन हुई वाटर से तो जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई वो कैल्शियम पे आके क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है, जिसकी वजह से कैल्शियम की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होने से क्या करने लग जाएगा, फ्लोट करने लग जाएगा। तो ये ऑप्शन ट्रू है। 29th देख लेते हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। तो यहां पे भी ये बात जो कही गई है बिल्कुल सही कही है कि लेड हो गया, वाटर, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, ये सब वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड। आपको पता होगा वाटर जो मेटल्स होते हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं।
ठीक है। सारे मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं, लेकिन मेटल एक मतलब जो नाइट्रिक एसिड है जब उसके साथ रिएक्शन मेटल की होगी तो वहां पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखिए यही चीज बोली गई है पहले स्टेटमेंट में कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। तो ये इसमें ऑप्शन देखिए गलत दिया गया है, ठीक है। अब यहां पे बताया गया है कि ये क्यों नहीं फॉर्म कर रहा था, क्योंकि HNO3 जो है, जो नाइट्रिक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। आपसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, तो आप कहेंगे बिकॉज HNO3 एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो क्या कर देता है, वो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है टू प्रोड्यूस्ड वाटर, ठीक है। ऑक्सीडाइज कर देगा और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और खुद क्या फॉर्म हो जाता है, मतलब दो चीजें फॉर्म हो जाएंगी, एक वाटर का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहां पर आपको सिर्फ ये समझना है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। कौन सी गैस इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इवॉल्व होगी, ठीक है, और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, तो इवॉल्व कौन सी गैस इवॉल्व होगी। तो अभी हम लोग इसी को डिस्कस कर रहे थे कि जब मैग्नीशियम और मैग्नीज की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से होती है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से जब होती है, तो जो गैस इवॉल्व होती है उसका नाम है, कौन सी गैस होगी, क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी गैस इवॉल्व होती है और क्या यहां पर उसका ऑप्शन दिया है या नहीं दिया है। चलिए 31st क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इसमें कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगी तो मैग्नीशियम की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ हो रही है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इज वेरी फास्ट, तो बिल्कुल सही है। द रिएक्शन इज डिक्रीजेज, ठीक है, the reactivity decreases in the order magnesium is greater than aluminum is greater than zinc is greater than Fe, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है in the case of copper no bubbles were seen and the temperature also remains unchanged, this shows that copper does not react with dilute HCl। तो ये भी क्या है, सही है। तो इसमें तो हालांकि सारे ही ऑप्शन क्या दे दिए गए हैं, सही दे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, ठीक है। ये बात आप लोग समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वर्ड। आपको बताना है इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एक्वारीजिया, तो एक्वारीजिया के बारे में बताया गया इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl एंड HNO3 इन द रेशियो 4:1। क्या 4:1 का रेशियो होता है, तो देखिए HCl और HNO3, ठीक है, ये आपको समझना है कि एक्वारीजिया में ये दो चीजें होती हैं, HCl होता है और HNO3 होता है। यहां पे 3 लगा हुआ है तो आप यहां 3 लगा दीजिए और यहां 1 कर दीजिए, मतलब HCl के 3 पार्ट्स होते हैं और HNO3 का 1 पार्ट होता है। तो 3:1 का रेशियो होता है, 4:1 का रेशियो नहीं होता है। और 3 पार्ट क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, और 1 पार्ट किसका होता है, नाइट्रिक एसिड का। तो पहला ही ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। सेकेंड बोला गया है इट कैन डिसॉल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन, ठीक है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन दिया गया है एक्वारीजिया इज हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड, ये भी सही है। और फोर्थ पार्ट दिया गया इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। आप लोग ने देखा होगा सुनार की दुकान पर अक्सर क्या होता है कि लोग अपना सोना साफ कराने के लिए लेके जाते हैं, ठीक है, सोने पे चमक वो लोग ले आते हैं और वो क्या करते हैं, वो आपके गोल्ड को, आपके ऑर्नामेंट्स को उसी लिक्विड में एक्वारीजिया में पोर कर देते हैं। और जब पोर करते हैं तो होता क्या है कि जो ऊपर की लेयर होती है गोल्ड की वो हट जाती है, जिसकी वजह से नीचे वाली जो लेयर होती है बहुत चमकती हुई दिखाई पड़ती है, ठीक है। लेकिन वो प्रोसेस नहीं कराना चाहिए क्योंकि उसमें आपका लॉस हो रहा है, आपके जो गोल्ड है उसमें कहीं ना कहीं एक लेयर गायब हो जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ नॉन मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। क्या वो नॉन मेटल की सीरीज होती है, तो आंसर है गलत, नॉन मेटल की सीरीज नहीं होती है, इट इज अ सीरीज ऑफ मेटल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नोबल गैस की बात अगर कर लेते हैं, नोबल गैस के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि नोबल गैस जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, ठीक है। तो नोबल गैस जितनी भी होती हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे। जैसे हीलियम की बात अगर करी जाए तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ड्यूप्लेट कंप्लीट है। नियॉन की बात करी जाए तो आउटर मोस्ट शेल में
8 इलेक्ट्रॉन से, तो ये भी कंप्लीट है। तो इस तरीके से जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं सभी के आउटर मोस्ट शेल क्या होते हैं, फुल्ली कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो नोबल गैस की बात जो ये लिखी हुई है बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीजें भी देख लेते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, मतलब आपसे अगर बोला जाए कि वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। ठीक है, रिएक्टिविटी के बारे में बात करी गई है कि रिएक्टिविटी क्या होती है, तो हर कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसके पास आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करना चाहती है, वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहती है। तो उसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग रिएक्टिविटी कहते हैं। तो अगर हीलियम और नियॉन की बात करी जाए तो दे आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर, और इसीलिए इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। 35 देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। ठीक है, इसमें कहा गया है सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। बिल्कुल सही है। सोडियम आपको पता है, सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 11 होता है, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2, 8, 1 हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला गया है द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम हैज 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन्स 11 है, प्रोटॉन्स भी 11 हो जाएंगे। सोडियम एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन Na+, ये भी सही है। देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो आपको याद रखना है कि जो चार्ज होता है एटम पे वो कैसा लगता है, पॉजिटिव। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो चार्ज कैसा आ जाएगा, +1 का आ जाएगा। वैलेंसी ऑफ Na+ आयन इज 1। अब Na+ को आप समझिए, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये खुद कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचे, तो Na के पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2, 8 हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 हो गया, तो क्योंकि अब ये कोई ना इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना ये कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 1 नहीं होगी। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, क्लोरीन हैज डैश इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब अगर क्लोरीन की बात की जाए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2, 8, 7 हो जाएगा। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यही पूछा गया था आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे वैलेंसी पूछी जाती कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, तो ये क्या करता, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता। जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका आउटर मोस्ट शेल में मतलब 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और जितने इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेप्ट करता है वही उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम लूजेस और दैट एन एटम गेन्स इज कॉल्ड वैलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। तो सोडियम आपको आयन पता होगा, Na+ आयन होता है। क्लोराइड आयन कैसा होता है, Cl- आयन होता है। ठीक है, बीइंग अपोजिटली चार्ज, बिल्कुल सही है। अट्रैक्ट ईच अदर, बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे। एंड हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, बिल्कुल सही है। अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर देंगे, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। और ये कैसा कंपाउंड है, तो ये आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आयोनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं। अब सोडियम के पास अगर देखेंगे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, और क्लोरीन के पास देखेंगे आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन था। तो सोडियम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देता है। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं उनको कहते हैं हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स। तो आयोनिक कंपाउंड भी उनको कह सकते हैं या उनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो उसको किस में रखा जाएगा, कोवैलेंट कंपाउंड में। और अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हो रहा है तो उसको किस में रखा जाएगा, आयनिक कंपाउंड में। यहां पे देख लेते हैं एक एग्जांपल देखिए दिया गया है। जैसे सोडियम की अगर बात करी जाए तो सोडियम देखिए किस फॉर्म में है, 281 के फॉर्म में था। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, 2, 8 हो गया। क्लोरीन को अगर देखें तो 287 के फॉर्म में था। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2, 8 बन रहा है। अब हो क्या रहा है, यहां पे देखिए, अब यहां पे फॉर्मेशन बताया गया कि कैसे सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। तो सोडियम के पास एक आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो देखिए सोडियम खुद पॉजिटिव हो गया, और क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट शेल में, और इसके पास चार्ज कैसा हो गया, निगेटिव हो गया।
ठीक है, इस तरीके से आपका सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो गया। मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर बात करी जाए तो मैग्नीशियम क्लोराइड में थोड़ा सा केस टिपिकल है। यहां पे देखिए मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। क्लोरीन के पास देखेंगे, अब देखिए एक क्लोरीन के पास 7 थे, तो 2 क्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे, 7 और 7 के 2 पेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इस वजह से Mg2+ यहां बना और Cl के पास Cl2 हो गए और यहां पे एक 1- का चार्ज हो गया। ठीक है, जिससे हम लोग देखेंगे MgCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनता है MgCl2 और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। एक और इनकरेक्ट वन वाला क्वेश्चन है, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल सही प्रॉपर्टी दी गई है आयोनिक कंपाउंड की। नेक्स्ट में बोला गया है, दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल, ब्रिटल मतलब कठोर होते हैं, एंड ब्रेक इनटू पीसेज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। बिल्कुल सही है, ठीक है, कठोर होते हैं और वो उन पे अगर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो वो टूट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे ग्लास होता है, तो ग्लास को एक ब्रिटल मटेरियल कह सकते हैं, मतलब जो इतने मतलब ऐसे हों कि जिन पे प्रेशर अप्लाई किया जाए और टूट जाए, इस तरीके की कठोरता इनके पास होती है। ठीक है, सी ऑप्शन में दिया गया है कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो जो आयंस होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, जिस वजह से कह सकते हैं कि इनके पास बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। डी ऑप्शन में दिया गया है, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग से नहीं फॉर्म होते हैं, दे आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है और यही शायद हमारा आज का आखिरी सवाल होगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयनिक कंपाउंड्स। दे आर जनरली soluble इन वाटर एंड insoluble इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। तो ये सही है। देखिए आपको एक बात ये याद रखनी है कि जो पोलर होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, पोलर होते हैं, और वाटर कैसा है, वो भी पोलर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, तो सॉल्युबल होते हैं। लेकिन पेट्रोल और केरोसिन की बात करी जाए तो ये नॉन पोलर होते हैं, तो ये आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, सॉल्युबल नहीं होंगे। ठीक है, दे आर पोलर इन नेचर, तो ये भी सही है, ये भी सही है। थर्ड में बोला गया दे आर जनरली गैस एट रूम टेम्परेचर, तो बेटा ये गलत है, गैस नहीं होते हैं, दे आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, और डी ऑप्शन में बोला गया दे आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है, सही है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी नहीं है फिलहाल, तो यहाँ पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड। तो आयनिक कंपाउंड का जो स्टेट होता है वो सॉलिड होता है, और सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि आयंस जो होते हैं सॉलिड में वो फ्री नहीं होते हैं, जिससे वो मूव नहीं कर सकते फ्रीली। ठीक है, लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड्स की बात करी जाए, अगर वो मॉल्टेन स्टेट में है, अगर पिघले हुए फॉर्म में है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो इन पे हीट प्रोवाइड करी गई, मेल्ट करने के लिए जो भी हीट प्रोवाइड करी गई, उससे क्या होगा कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो खत्म हो जाएगा, और जो चार्जेस होंगे वो फ्रीली मूव करने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने को देखते हैं। इसमें देखिए कहा गया है द एलिमेंट और द कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। तो देखिए अर्थ के क्रस्ट में जो एलिमेंट या जो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इनको कहा जाता है मिनरल्स। क्या कहा जाता है, इनको मिनरल्स कहा जाता है। तो ये मिनरल्स कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, अर्थ के क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मिनरल्स विच कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। तो देखिए ऐसे मिनरल्स जो क्या, जिनके अंदर क्या होता है, जो मेटल कंटेन करते हैं, मतलब कई से बहुत ज़्यादा परसेंटेज में मेटल जिसमें पाया जाता है, ऐसे मिनरल्स, और कहीं ना कहीं उनमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है कि उसमें से निकाला जा सकता है मेटल्स को। तो ऐसे मिनरल्स को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है ओर्स। ठीक है, तो ये ओर होते हैं, याद रखिएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। अब देखिए मेजर सोर्स मतलब जो मेटल्स हैं वो हम लोग को मेनली कहाँ से मिलते हैं। एटमॉस्फेयर में कोई मेटल नहीं होता है, ओशन में भी मेटल्स नहीं होते हैं, हालांकि NaCl आप डिराइव कर सकते हो वहाँ से, लेकिन ये इतना भी इम्पॉर्टेंट सोर्स नहीं है मेटल्स का। जो मेन हम लोग को मेटल्स मिलते हैं वो सोर्स क्या है उसका, वो है अर्थ का क्रस्ट। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट से हम लोग को मेनली ज़्यादातर मेटल्स मिलते हैं।
नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। अब आपको बताना है कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। तो देखिए फ्री स्टेट में वो एलिमेंट नहीं पाया जाएगा जो रिएक्टिव होगा, और जो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अब देखिए कम रिएक्टिव एलिमेंट्स में अगर आप देखेंगे गोल्ड भी कम रिएक्टिव है, सिल्वर भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, और कॉपर भी लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मतलब लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर जिंक देखेंगे तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव, ये कह सकते हैं कि ये मिडिल में आता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, इसलिए ये फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, जो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स। तो देखिए आपको बताना है कौन सा ऐसा मेटल है, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कंबाइंड स्टेट में, मतलब जिनके सल्फाइड ओर्स और ऑक्साइड ओर्स के फॉर्म में वो पाया जाता है। ठीक है, फ्री स्टेट में तो नहीं पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा, अपने सल्फाइड ओर्स में और अपने ऑक्साइड ओर में वो पाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कॉपर है, ये भी अगर आप देखेंगे तो सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ सिल्वर जो है ये भी अपने कह सकते हैं कि कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा, जो कि सल्फाइड और ऑक्साइड के ओर के फॉर्म में पाया जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बोथ कॉपर एंड सिल्वर दे बोथ विल बी फाउंड इन देयर कंबाइंड स्टेट। तो देखिए ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो कॉपर और सिल्वर दोनों के दोनों ही आप देखेंगे तो सल्फाइड ओर और ऑक्साइड ओर दोनों के होते हैं। तो मतलब जब नेचर में, मतलब जब क्रस्ट में देखेंगे इनको तो अपने सल्फाइड ओर्स और ऑक्साइड ओर्स के फॉर्म में पाए जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव। अब देखिए ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनके जो ओर्स होंगे वो ओर्स क्या होंगे, तो ओर्स ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे। किसके ओर्स होंगे, ऑक्साइड के ओर्स होंगे। अब ये ओर्स ऑक्साइड के ही क्यों है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है और ये मेटल से आसानी से रिएक्ट कर जाता है। तो ये, और साथ ही साथ अगर आप ऑक्सीजन को देखेंगे तो हमारे अर्थ के क्रस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो कंटेंट प्रेजेंट है, जो परसेंटेज में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, वो बहुत ही हाई है, हाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है अर्थ के क्रस्ट में। इसीलिए ऑक्सीजन क्या करती है, रिएक्ट कर जाती है मेटल से। इसीलिए ज़्यादातर जो मेटल्स हमारे क्रस्ट में पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, अपने ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर आप देखेंगे कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, ओर्स माइंड फ्रॉम अर्थ आर यूजली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। अब देखिए ऐसे ओर्स जो अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। अब इम्प्योरिटीज़ किस तरीके की होती है, तो उसमें सॉइल हो सकता है, सैंड हो सकती है, सेल्ट हो सकती है, ठीक है, क्ले हो सकती है। तो इस तरीके की बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होगी और इसको कहा क्या जाता है, तो इसको कहा जाता है गैंग। ठीक है, तो इसको बी ऑप्शन जो है गैंग इसका सही आंसर है। याद रखिएगा, जो डस्ट जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं ओर के अंदर, उसको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। इसको गैंगू ना पढ़िएगा, इसको गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, द प्रोसेसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन डैश प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गैंग एंड द ओर। तो देखिए गैंग की कुछ प्रॉपर्टी और ओर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी गैंग और ओर की, ये क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। और केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के डिफरेंस की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, गैंग और ओर को सेपरेट कर सकते हैं। तो गैंग और ओर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी डिफरेंट होती है और साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो सकती है। और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ों को, मतलब गैंग और ओर को आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब गैंग और ओर की फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट है ही है और साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9th क्वेश्चन में कहा गया है, स्टेटमेंट 1 दिया गया है, मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। तो देखिए ऐसे मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे पाए जाते हैं, नीचे मतलब अगर आप देखेंगे तो कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, तो ये सब आप देखेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नीचे पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं या अनरिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में कहा गया, द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। अब देखिए इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कॉपर का ऑक्साइड है,
ठीक है। अब इसमें से अगर ऑक्सीजन आपको रिमूव करनी है तो आप सीधे सिंपली इसको हीट कर देंगे तो कॉपर की जो ऑक्सीजन होती है वो रिमूव हो जाएगी, मतलब इसके ऑक्साइड जो होते हैं वो तुरंत रिड्यूस हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हीट करने से। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 भी यहाँ पर सही है, स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पर सही है, तो इसमें आप कहेंगे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दैट बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। 10th में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिनाबार के बारे में बताया गया। पहली बात याद रखिएगा, सिनाबार एक ओर है, किसका ओर है? मरकरी का ओर है। लेकिन कैसा ओर है मरकरी का? तो एक सल्फाइड ओर है मरकरी का, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है 10th का वो क्या हो जाएगा? वो इसमें सही हो जाएगा। तो सल्फाइड ओर होता है मरकरी का, अगर फॉर्मूला देखेंगे तो HgS इसका फॉर्मूला होता है सिनाबार का। यहाँ पर देखिए सिनाबार से जब हम लोग को मरकरी एक्सट्रैक्ट करना होता है तो कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो सबसे पहले सिनाबार लिया, सिनाबार को हीट किया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या होता है कि मरकुरिक ऑक्साइड, मतलब यहाँ पर जो मरकरी ऑक्साइड बन गया और इसके साथ ही साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो गई। अब क्या है कि इस मरकुरिक ऑक्साइड जो यहाँ मरकरी ऑक्साइड जो बन रहा है इसको फिर से हीट किया गया है। ठीक है, और क्यों हीट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए पहले सल्फाइड था, सल्फाइड से पहले हमने किस में कन्वर्ट किया? ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। अब ऑक्साइड से जो प्योर मेटल है उसको फाइंड आउट करना या एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि उसको डायरेक्टली हीट करेंगे और हम लोग को प्योर मेटल मिल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कॉपर विच इज़ फाउंड एज Cu2S। तो देखिए कॉपर किस फॉर्म में पाया जाता है? तो कॉपर अगर क्रस्ट में देखेंगे तो मेनली कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। अब देखिए अगर आप कॉपर सल्फाइड को भी डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो, तो इससे आप जो ओर हो, मतलब जो कॉपर सल्फाइड का जो ओर है उससे आसानी से हम लोग हीट करके एयर की प्रेजेंस में जब उसको हीट करेंगे तो आसानी से हम लोग कॉपर को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है और इसका प्रोसेस जो है वो आगे दिया गया है। प्रोसेस आप देख सकते हैं, जो कॉपर सल्फाइड था पहले इसको हीट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, और कॉपर जो ऑक्साइड जो बन रहा है ये फिर से क्या करता है? कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और फाइनली प्योर मेटल बना देता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिलीज हो जाता है। तो वही यहाँ पर कहा गया था कि जो कॉपर सल्फाइड है इसको अगर डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो कहीं ना कहीं आसानी से हम लोग के पास कॉपर हम लोग को ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला देखिए कहा गया मेटल्स इन द मिडिल ऑफ रिएक्ट एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। तो देखिए यहाँ पर कुछ आप लोग को एलिमेंट्स दिए गए जैसे आयरन है, जिंक है, लेड है और कॉपर है। इनकी रिएक्टिविटी कैसी है? तो ये मॉडरेट रिएक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है और बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं है। तो ठीक है, तो मॉडरेटली रिएक्टिव बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें सेकेंड में कहा गया दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट्स और इन नेचर। तो ये जो मिडिल एक्टिविटी सीरीज मिडिल में जो प्रेजेंट होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स, इनका अगर आप देखेंगे तो ये ओर में या नेचर में सल्फाइड ओर के फॉर्म में या कार्बोनेट ओर दोनों के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोनों ही ऑप्शन सही हैं इसमें। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कम्पेयर टू सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। तो देखिए अब जब हम लोग को ऑक्साइड से किसी मेटल को ऑब्टेन करना होता है, याद रखिएगा जब ऑक्साइड से किसी मेटल को ऑब्टेन करना है तो ये प्रोसेस बहुत ईजी होता है, आप सिंपली हीट करके इसको ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन सल्फाइड का ओर दिया है या कार्बोनेट का ओर दिया है तो पहले क्या करना होता है? हमको पहले इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। तो देखिए अभी हमने आपसे कहा था कि अगर सल्फाइड ओर के फॉर्म में कोई पाया जाएगा, कोई भी ओर, ठीक है, तो उसको पहले क्या करते हैं हम लोग? ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे कन्वर्ट करते हैं? हीट करते हैं उस ओर को एक्सेस एयर में। याद रखिएगा हीट इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर। एक्सेस एयर बोले या प्रेजेंस ऑफ एयर बोले तो एयर की प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं? उस ओर को हीट करते हैं। और जब उस ओर को हीट किया जाएगा प्रेजेंस ऑफ एयर में तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रोस्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोस्टिंग कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 देखिए क्या कह रहा है? 14 में कहा गया द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर्स। अब देखिए जब कार्बोनेट ओर्स होंगे और इसको भी क्या किया जाएगा? ऑक्साइड में चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन इसको क्या करते हैं हम लोग? लिमिटेड एयर या एब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा जो कैल्सिनेशन होता है वो ये प्रोसेस है। और कैल्सिनेशन किसके लिए होता है? कार्बोनेट ओर्स के लिए होता है। ठीक है, कैल्सिनेशन किसके लिए? कार्बोनेट ओर्स के लिए। तो यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर
RBC याद करने का ही तरीका है, C से कैल्सिनेशन और C से कार्बोनेट ओर्स। और याद रखिएगा ये लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे सल्फाइड का ओर था, मतलब रोस्टिंग प्रोसेस है। तो रोस्टिंग प्रोसेस में क्या किया गया था, पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया गया था तो जिंक ऑक्साइड बन गया था। तो इस जिंक ऑक्साइड को फिर और हीट कर देंगे, ठीक है, या रिडक्शन कर देंगे, तो हीट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा। देखिए कार्बन के साथ क्या किया गया है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट लिया गया है और इससे मतलब जो जिंक ऑक्साइड है उसको रिड्यूस किया गया, तो जिंक हम लोग को फाइनली ऑब्टेन हो गया। इसी तरीके से ये जो ऊपर वाला प्रोसेस है तो रोस्टिंग का प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जिंक सल्फाइड की। लेकिन दूसरा प्रोसेस जो है दैट इज़ कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या हो रहा है, हीटिंग तो हो रही है लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में या लिमिटेड ऑक्सीजन में होती है, ठीक है। तो ZnCO3 मतलब जिंक कार्बोनेट को हीट किया गया तो जिंक ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब यहाँ का भी जो जिंक ऑक्साइड है इसकी हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे, जिंक बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगी, तो कहीं ना कहीं प्योर जिंक ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कार्बन कोक इज यूज्ड टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो देखिए जो कार्बन है अभी हम लोग ने देखा था, जिंक ऑक्साइड जो था, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही थी कार्बन से और क्या बन रहा था, जिंक बन रहा था और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जो कार्बन है उसको किस तरीके से यूज़ किया गया है, तो इसको एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ किया गया। तो ये क्या कर रहा है, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है और जिंक बना रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल सही दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16th क्वेश्चन कह रहा है द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे दिए गए हैं जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जो हाईली रिएक्टिव हैं, ठीक है। आर यूज्ड एज डैश एजेंट्स बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ देयर फ्रॉम देयर कंपाउंड। मतलब ये जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो इनको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से यूज़ किया जाता है। तो जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो इनको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3 विद एल्युमिनियम इज़ यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, दिस रिएक्शन इज़ नोन एज डैश। तो देखिए जो रिएक्शन है इसको कौन सी रिएक्शन बोला जाता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसको कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। और थर्माइट रिएक्शन में होता क्या है कि जो एल्युमिनियम पाउडर होता है किसके साथ रिएक्ट करता है, आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, याद रखिएगा, ये बना देगा Al2O3 बना देगा और साथ ही साथ आयरन निकल जाएगा प्योर फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें जो हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इसी हीट की वजह से क्या होता है, इसको यूज़ किया जाता है कहाँ पर, हम लोग यूज़ करते हैं मतलब वेल्डिंग करने के लिए, जो ट्रैक्स होते हैं, जो क्रैक्ड मशीन पार्ट्स होते हैं उसको फिक्स करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। तो देखिए ऐसे मेटल्स जो बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। तो क्या उनको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं कंपाउंड से, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहला भी स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। मतलब जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कंपाउंड्स को डायरेक्टली कार्बन के साथ हीट करके हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं मेटल को उसमें से। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। असर्शन में दिया गया कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। तो देखिए कार्बन जो है वो क्या, वो ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड है तो कार्बन सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम को अलग नहीं कर सकता और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। ऐसे जितने भी रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो इनके जितने भी ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है, इनके जितने भी ऑक्साइड्स होंगे इनको रिमूव करने का काम कार्बन नहीं कर सकता। और रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि जो मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो ये जो सोडियम मेटल है ये ज़्यादा मतलब इसकी एफिनिटी है, कह सकते हैं इसकी पकड़ ऑक्सीजन से ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से कार्बन इसकी तरफ नहीं जा पाता है,
ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग जो प्रोसेस यूज़ करते हैं कौन सा यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यूज़ करते हैं हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए। तो याद रखिएगा इस बात को कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए जो एक्सट्रैक्शन का तरीका होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर असर्शन भी सही था और रीज़न भी सही था, और जो रीज़न है उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है असर्शन का, तो ये तीनों ही मतलब बातें सही हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ नॉट ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स। अब देखिए आपको बताना है कौन सा ऐसा मेटल है जो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करके ऑब्टेन नहीं कर सकते, मतलब जिसका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलिसिस करके नहीं हो सकता उसके क्लोराइड का। ठीक है, जैसे NaCl है तो NaCl अगर आप देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, Na अलग मिल जाता है, क्लोरीन गैस अलग मिल जाती है, तो हम लोग इसको आसानी से प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ये काम सोडियम में हो सकता है, मैग्नीशियम में हो सकता है, कैल्शियम में हो सकता है, लेकिन जिंक में नहीं हो सकता। तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वाला प्रोसेस है ये मेनली हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें ही हो सकता है, मीडियम रिएक्टिव या लो रिएक्टिव में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 21 पे देखेंगे। 21 क्वेश्चन देखिए क्या, तो देखिए 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो कॉपर की होती है उससे रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया, पहले में कहा गया द इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, बिल्कुल ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है कॉपर की रिफाइनिंग के लिए वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, एसिडिफाइड होता है वो भी। सेकंड में कहा गया द एनोड इज़ इम्प्योर कॉपर, जो एनोड होता है, एनोड याद रखिएगा एक बात आप लोग को समझनी है, कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। कैथोड जो होगा वो कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। कैथोड कैसा होगा, देखिए कैटायन पॉजिटिव हो गया तो कैथोड निगेटिव हो गया। इसी तरीके से एनायन क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा निगेटिव, एनायन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो एनोड क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये बात आप लोग को थोड़ी सी याद रखनी है हमेशा। तो जो एनोड यहाँ पर है वो क्या है, इम्प्योर कॉपर होता है, लेकिन जो कैथोड होता है वो क्या होता है, प्योर कॉपर की स्ट्रिप होती है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। अब देखिए जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो क्या होगा कि जो प्योर कॉपर होता है वो कहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए 21st क्वेश्चन में तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए, कोई भी गलत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि गलत पूछा गया था तो कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे, उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सी बात देख लेते हैं। देखिए क्या कहा गया, मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, लेड, निकल, ये सब जो दिए गए हैं आपको, इनको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिकली मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से भी क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस, अब देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है, इम्प्योर मेटल इज़ मेड द एनोड। अब देखिए जो इम्प्योर मेटल है, याद रखिएगा जो हमने ब्लैक से बोल्ड कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इम्प्योर मेटल होते हैं उनको क्या बनाते हैं हम लोग, एनोड बनाते हैं, और जो प्योर मेटल होता है उसको क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एनोड है, और एनोड क्या होता है, एनोड अगर आप देखेंगे होता है इम्प्योर मेटल। तो ये वाला इम्प्योर मेटल है और ये आपका प्योर मेटल है, ठीक है। जो प्योर मेटल होगा वो आपका कैथोड होगा। इसके बाद जो सॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो मेटलिक सॉल्ट होता है, मतलब जो सोल्यूशन होगा इसके अंदर पड़ा हुआ जो ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है वो मेटलिक सॉल्ट होगा। इसके बाद क्या है, जैसे ही करंट पास करेंगे, जैसे ही बैटरी में स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, प्योर मेटल जो होगा वो क्या होगा, प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। अब जो प्योर मेटल है वो एनोड से कहाँ पहुँच जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में पहुँच जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि एन इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। अब जो प्योर मेटल इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पहुँचा वो किसकी तरफ जाएगा, वो मतलब डिपॉजिट होने लग जाता है कैथोड की तरफ, ठीक है। अब इसमें दो बातें और आप लोगों को समझनी है कि जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मतलब जो ऐसी इम्प्योरिटी जो इस सॉल्यूशन में घुल जाएंगी, ये इम्प्योरिटीज़ इस सॉल्यूशन में घुली रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं जो इनसॉल्यूबल रहती हैं और वो क्या होती हैं, सेटल डाउन हो जाती है और उनको क्या कहा जाता है, एनोड मड कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राउन कलर का दिख रहा होगा, तो इसको क्या कहा जाता है, एनोड मड कहा जाता है। और ये जो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है या जो सॉल्यूशन है इसके अंदर घुल नहीं पाती है, डिसॉल्व नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब देखिए जो
सिल्वर आर्टिकल जो होते हैं, मतलब सिल्वर के जो सब्सटेंसेस होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो अगर आप देखेंगे तो अगर उनको एयर में रख दिया जाता है तो उनके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है। और वो कोटिंग किसकी आ जाती है आपको बताना है, तो एक कोटिंग होती है सिल्वर सल्फाइड की। बच्चे यहाँ पर Ag2O कर देते हैं, सिल्वर ऑक्साइड कर देते हैं, लेकिन सिल्वर ऑक्साइड की कोटिंग नहीं होती है। किसकी कोटिंग होती है? सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 में कहा गया कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कॉपर जो है ये किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्ट का मतलब ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड जिसके अंदर वाटर भी होता है, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। और क्या होता है कि स्लोली लूजेज इट शाइनी ब्राउन। अब देखिए इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जो उसका शाइन होता है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, और जो ब्राउन कलर का कॉपर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन कोटिंग उस पर एक आ जाती है। अब ये जो ग्रीन कोटिंग आ रही है किसकी है? तो कॉपर कार्बोनेट की है। तो कॉपर कार्बोनेट और साथ ही साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड भी होता है। दोनों बातें याद रखिएगा। अगर दोनों ऑप्शन होते तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही होते। तो कॉपर कार्बोनेट की यहाँ पर कोटिंग आ जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ डैश फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। अब देखिए आयरन को अगर एयर में रख दिया गया तो आपको पता है आयरन मॉइस्ट एयर से तुरंत रिएक्ट करके क्या बना देगा? Fe2O3 बना देगा, डॉट XH2O बना देगा, जिसको रस्ट कहते हैं। फॉर्मूला याद रस्ट का याद रखिएगा, Fe2O3 डॉट XH2O रस्ट का फॉर्मूला होता है। अब इसकी जो कोटिंग होगी वो बहुत ही मतलब खुरदुरी होती है, बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर की हो जाती है। और ये कलर ही आपसे पूछा गया था किस कलर की कोटिंग होती है, तो किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की कोटिंग या रेडिश ब्राउन कोटिंग आप लोग को देखने को मिलेगी। किसकी? रस्ट की। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 क्वेश्चन में कहा गया है गैल्वनाइजेशन इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन। तो देखिए स्टील को, आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेथड होता है, ठीक है, कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए जो मेथड होता है उसको कहते हैं गैल्वनाइजेशन। और गैल्वनाइजेशन में क्या होता है? एक थिन लेयर चढ़ा दी जाती है। किसकी? जिंक की थिन लेयर चढ़ा दी जाती है। किस पे? आयरन पे। जैसे मान लिया आयरन का आर्टिकल है तो इस पर थिन लेयर चढ़ा दी जाएगी। किसकी? जिंक की। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है और ये जिंक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक देता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया प्योर आयरन जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, आसानी से इसको स्ट्रेच कर सकते हैं जब इसको गर्म किया जाएगा। लेकिन जब इसको मिक्स किया जाता है छोटे से अमाउंट, आपको बताना किसके अमाउंट के साथ, मतलब किसके साथ मिक्स किया जाएगा, तो ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो आयरन जो है वो कैसा है? आयरन सॉफ्ट है और आसानी से उसको हीट करके हम लोग उसका शेप साइज सब चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब उसको कार्बन के साथ मिक्स किया जाएगा, याद रखिए 0.05% कार्बन के साथ भी अगर उसको मिक्स कर दिया जाएगा तो वो क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। और जब इसको कार्बन के साथ मिक्स कर देते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? स्टील बोला जाता है। बात आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहा गया व्हेन आयरन इज़ मिक्सड विद निकल। अब देखिए आयरन जो है जब उसको निकल के साथ मिक्स किया जाएगा, क्रोमियम के साथ मिक्स किया जाएगा, मतलब जब आयरन है, आयरन में दो चीज़ें और आ गई, क्रोमियम आ गया, निकल आ गया, तब इससे कौन सी चीज़ हो जाएगी? Na होता है निकल, याद रखिएगा। तो हार्ड भी हो जाएगा और साथ ही साथ रस्ट कभी नहीं होगा। ठीक है, मतलब हार्डनेस भी हो जाती है थोड़ी बहुत क्योंकि उसके अंदर कार्बन होता है, और निकल भी कहीं ना कहीं हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें बढ़ाता है। लेकिन जो क्रोमियम है मेनली क्या करता है? उसको एंटी रस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, मतलब उसमें कोई जंग नहीं लगने देगा। और इससे जो कार्बन बनती है दैट इज़ कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। मतलब इससे जो आयरन बनेगा, मतलब जो एलॉय बनेगा वो क्या कहलाता है? स्टेनलेस स्टील कहलाता है। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील में याद रखिएगा आयरन होता है, ठीक है, कार्बन भी होता है और यहाँ पर क्रोमियम भी होता है और साथ ही साथ निकल भी होता है। तो ये चार चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी किसमें? स्टेनलेस स्टील में। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। एन एलॉय इज डैश मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो देखिए एलॉय जो होता है किसका, कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो जो एलॉय हैं याद रखिएगा होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, दो मेटल के हो सकते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल का भी हो सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसमें कहा गया करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है इनमें से कौन सा है। अब प्योर गोल्ड जो होता है वो कैसा होता है? 24 कैरेट गोल्ड जो होता है प्योर गोल्ड होता है और ये बहुत सॉफ्ट होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज़ देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। अब देखिए इतना सॉफ्ट होता है 24 कैरेट गोल्ड कि उसकी ज्वेलरी आसानी से बनाई नहीं जा सकती क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पे आते हैं। इट इज़ एलॉयड। अब देखिए मतलब इसमें गोल्ड में मिक्स किया जाता है सिल्वर को, कॉपर को, जिससे ये क्या हो सके? हार्ड हो सके। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं वो सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और हार्ड हो जाएगा तो इसकी ज्वेलरी आसानी से बन जाएगी।
30th पे आते हैं। 30th में देखिए 2 ऑप्शन दिए गए। इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। देखिए इंडिया में अगर आप देखेंगे तो मेनली 22 कैरेट गोल्ड जो होता है उसको प्योर गोल्ड कहते हैं, और 18 कैरेट गोल्ड की भी ज्वेलरी बनती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 22 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, बिल्कुल सही है। और इट मीन्स 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज़ एलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर। अब देखिए इसका मतलब क्या है, 24 कैरेट होता ही होता है, इसमें से 22 कैरेट जो है आपका प्योर गोल्ड है, लेकिन 2 पार्ट जो है इसके क्या है, कॉपर है या तो वो सिल्वर है। तो ये जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 क्वेश्चन कह रहा है इफ़ वन ऑफ द मेटल इज डैश इन द एलॉय इज़ नोन एज अमालगम। तो देखिए अमालगम एक एलॉय होता है, लेकिन उस एलॉय में याद रखिएगा मरकरी का होना जरूरी है। तो अमालगम वो एलॉय होता है जिसमें एक मरकरी कॉन्स्टिट्यूएंट जरूर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज डैश देन प्योर मेटल। देखिए जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट जो एलॉय की होती है क्या होती हैं, लेस होती हैं। किससे लेस होती हैं, उनके प्योर मेटल से कम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, ब्रास के बारे में पूछा गया है। ब्रास जो है किसका किसका एलॉय है, तो ब्रास जो है ये एलॉय कॉपर का है और साथ ही साथ जिंक का है। ठीक है, तो CuZn किसका एलॉय होता है, ब्रास का एलॉय होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे कहा गया है ब्रॉन्ज के बारे में पूछा गया है। तो ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, तो कॉपर और टिन का जो एलॉय होता है उसको क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं। ठीक है, तो कॉपर और टिन का एलॉय ब्रॉन्ज होता है, और कॉपर और मतलब अभी हम लोग ने ब्रास देखा था, ब्रास का एलॉय जो होगा वो क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। और याद रखिएगा जो ब्रॉन्ज होता है ये गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। इसमें कहा गया है मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट आर दी ओर्स ऑफ। तो देखिए यहाँ पर 2 ओर आपसे पूछे गए हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किसके ओर हैं, तो याद रखिएगा ये आयरन के ओर होते हैं। ठीक है, और एल्युमिनियम का वो ओर आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया आता है, ये क्या होता है, बॉक्साइट होता है। ठीक है, तो बॉक्साइट इज़ दी ओर ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, और कहीं ना कहीं सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किए। और जो क्वेश्चन नंबर 36 है इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हालांकि इसका आंसर आपको बता देते हैं, इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलेंगे, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो इसमें नन ऑफ द अबव इसमें सही होगा।